देती है, कई कारणों बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कॉपी ज़्यादा चेक करना है। लेकिन ये तो डेफ़िनेट है कि पीटी का एग्ज़ाम तो होना तय है, वो तो आपका एग्ज़ाम ले ही लेगी। तो आप ऐसा और जैसे ही पीटी एग्ज़ाम खत्म हो, इलेक्शन खत्म हो, शेड्यूल निकला है और वैसे भी ये प्रक्रिया पहले की है, तो उससे एमसीसी का कोई लेना-देना नहीं है। तो प्रक्रिया जारी रह सकती है और इंटरव्यू भी हो सकता है। तो कहने का इन द सेंस ये है कि आप पूर्ण रूप से अभी आपके पास 4 महीने समय है, तो इसमें इंटीग्रेटेड पीटी कम मेंस प्लस इंटरव्यू जो आपका 10 घंटे का स्लॉट है पढ़ाई का, उसमें आपको बाँट लेना अभी, कि हम 2 घंटे इंटरव्यू पे देंगे, 4 घंटे पीटी पे देंगे, 2 घंटे आंसर राइटिंग पे देंगे। ये अभी से शेड्यूल बना के चलिए, वो आपको आगे पैनिक वाली कंडीशन नहीं आएगी। अन्यथा होता क्या है कि इंटरव्यू में अब आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है, हॉबी कंप्लीट नहीं है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं है। ये वाली सीन पैनिक वाला सीन नहीं होना चाहिए। और मैं बार-बार कहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारा कॉपी बनाना है। सर रुपेश जी। लास्ट इंटरव्यू में ये जरूर बार बार पूछा जाता था कि आप शिक्षा के हुँ, बारे में बताइए, इवन उड़ीसा के बारे में भी पूछा गया था। तो हुँ, बहुत सारा मतलब एक ही चीज को लेकर उनका रहता है, दिल्ली मॉडल बताइए जो है। तो इस तरह हुँ। का इंटरव्यू में आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि मतलब कोई बच्चा किस तरह से तैयार करे, क्योंकि तो दिल्ली मॉडल, अब दिल्ली थोड़ा ना कोई गया है कि दिल्ली देखेगा दिल्ली मॉडल क्या है या उड़ीसा का मॉडल क्या है जो है। अब ये तो बहुत ज्यादा डेप्थ में हो गया ना सर। तो इस तरह से इंटरव्यू नहीं, मैं अब सोचता हूँ देखिए कि नहीं, 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 लिसन, सर एक लिसन, सेकंड जो है लिसन, श्याम जी लिसन, उड़ीसा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये अब दिल्ली मॉडल अब दिल्ली का इलेक्शन चल रहा हो, दिल्ली न्यूज़ में हो, दिल्ली का अभी आपने देखा कि हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत चर्चा में रहा कि उसने किस तरह से मतलब अच्छा रिज़ल्ट भी आया और कैसे डेवलपमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो आप क्यों नहीं उस पे अब ये नेशनल न्यूज़ है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। और मैं यही बोल रहा हूँ कि जितना आपने पीटी मेंस किया, उससे भी अधिक इंटरव्यू का होता है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या है कि और डायनामिक है। आपका सर वही कौन-सा बात सेक्शन से हाँ, हाँ, कौन-सा सर वही सेक्शन से बात हम पूछा कह रहे हैं जाएगा। ना कि जैसे हुँ। मतलब उड़ीसा का बजट कितना है जो शिक्षा में, अब ये तो कैसे नहीं, पता नहीं, चलेगा। ये देखिए ऋचा का बजट ऐसे नहीं आया होगा। आपका या तो जो डेफ भरा होगा उसमें कहीं से कुछ होगा या आपने कुछ जवाब दिया होगा एग्ज़ाम्पल ग्रुप में, तभी वो इंटरलिंक होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ अगर डायरेक्टली पूछ दिए कोई सा मॉडल बताइए, आप नहीं जानते हैं, तो आप उसमें सॉरी सर बोल सकते हैं, आपके पास वो विकल्प है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं, प्रयास करेंगे। आखिर इंटरव्यू की तैयारी मतलब क्या होता है? आपके पास अ गुड एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज, जितना अधिक आपका डाइवर्स फील्ड का नॉलेज होगा, आप उतना अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये कोई निश्चितता नहीं है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं, आपका प्रश्न उससे आएगा। लेकिन व्हेन यू हैव अ गुड नॉलेज, व्हेन यू गुड क्युमुलेटिव नॉलेज, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो इसलिए प्रयास करेंगे कि आप अलग-अलग सेक्शन पे कमांड करेंगे। वो कमांड कैसे होगा? कुछ सेक्शन को हम कमांड बताएँगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हॉबी हो गया, ऑप्शनल हो गया, बाकी करंट अफेयर्स का कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और साथ-साथ आपको भी उसके ऊपर काम करना होगा। नहीं सर, रुपेश जी। पिछले साल में क्या है ना, भुवनेश्वर में तो हम पोस्टेड हैं, इसलिए शायद पूछा होगा उन्होंने। हाँ, बिल्कुल, तो देखिए मैं भी बोल रहा हूँ कि आपका लिंक अब सपोज़ करिए कि आप भुवनेश्वर में हैं, आप भुवनेश्वर में हैं, तो आपको उड़ीसा के बारे में अगर पता नहीं है या भुवनेश्वर के बारे में पता नहीं है, भुवनेश्वर सिटी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के क्या पॉज़िटिव है, वहाँ का क्या नेगेटिव है, क्या हम सीख सकते हैं? एक समय था कि उड़ीसा राज्य बहुत अधिक पॉवर्टी में था, लेकिन आज आपदाग्रस्त है। कंडीशन बेहतर हुई है। तो ये क्यों नहीं आप उसको आप इंटरलिंक करना था। ये शायद ये हो सब्जेक्टिव है। सकता है सर, ओलंपिक की वजह से जो चानू थी ना, वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे जो खेल के तहत खेल स्कूल खोले गए थे, तो वहाँ से नेशनल लेवल पे उड़ीसा बहुत रिप्रेजेंट कर रहा था। और हॉकी भी शायद कुछ मतलब मुझे शायद मैं यहाँ पे गलत हो सकती हूँ, कुछ तो उड़ीसा वहाँ पे हाँ, होस्ट वहाँ कर पे रहा था। हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था, बिल्कुल। हाँ, हुँ। तो इस वजह से देखिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए श्याम जी। सबसे पहले तो आपने जो बोला कि दिल्ली मॉडल के बारे में पूछा गया, तो दिल्ली किसने देखा है। तो अगर अमेरिका के बारे में पूछ दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में पूछ दिया जाएगा, तो आप तो ये जवाब नहीं दे सकते ना कि अमेरिका जाके किसने देखा है। हर जगह जाके देखने की आवश्यकता होती भी नहीं है। तो प्लीज इस तरीके से एरोगेंटली कृपया करके इसको अपने बिहेवियर से भी निकाल दीजिए। पूरे लाइफ के लिए भी आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, हमेशा भाषा के साथ सौम्यता होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना है। सॉरी बोलने का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि आप ओडिशा में वर्किंग हैं,
तो आपसे इतना तो उम्मीद किया ही जा सकता है कि उड़ीसा के बजट के बारे में, चूंकि वो क्या जानना चाहते हैं। एक ऑफिसर की प्राइमरी क्वालिटी होती है कि वो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। अगर आप वहां पे न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे या थोड़ा बहुत भी अवेयर होंगे, तो उड़ीसा का बजट आया होगा तो शिक्षा का कितना खर्च किया गया है ये पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई इससे बात नहीं होती है। अलग अलग मॉडल्स इसलिए आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ताकि जब आप डेवलपमेंट करेंगे, तो बिहार एक गरीब राज्य है, इसका डेवलपमेंट के लिए आप अलग अलग राज्यों से मॉडल को लाके इम्प्लीमेंट ही करेंगे। तो आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए दूसरे मॉडल को पढ़ने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, इस बात को इंटरव्यूअर जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। और आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऑफिसर होने जा रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको तो सॉल्यूशन करना ही होगा। और कभी भी इस तरीके से गुस्सा होके या चिड़चिड़ा करके अगर आप जवाब देंगे, तो आपको आगने वाले समय में ऑफिस भी फेस करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा सभी छात्रों से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके बिल्कुल भी अपने दिमाग से इन सब चीजों को निकाल देना है। हमेशा पोलाइट बिहेवियर, पोलाइटली बात करना, जिनसे भी सीनियर से, अपने छोटे बच्चों से, जिनसे भी बहुत प्यार से बात करना, तभी जो है कि आपका वो आपके अंदर इनकलकेट होगा वो आपके बिहेवियर में, और फिर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोल सकेंगे। नहीं तो आप बहुत ही शानदार तरीके से बोलते रहेंगे, लेकिन वो जो बैक ऑफ द माइंड में पड़ा हुआ है ना, एक कोई एक वर्ड ऐसा निकलेगा कि किसने देखा किसने जाना, और वो सारा का सारा तहस नहस करके चला जाएगा आपके इंटरव्यू को। तो इसलिए इस बात का बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पूछ लीजिए कुछ। नेक्स्ट। तो कार्तिकेन जी, हम लोग अब बात करते हैं कि किस किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, कॉपी के बारे में बात करेंगे। जो आपने कॉपी बनाने के लिए बोला है बच्चों को, उस पर किस तरीके से बच्चे काम करेंगे, और पीडीएफ जो हैं वो किस तरीके से इन लोगों के अवेलेबल होंगे, वो कैसे कैसे पढ़ेंगे, इन चीजों पे थोड़ी सी बात कर लीजिए। सर थोड़ा सा देखिए, हाँ मैं आ रहा हूँ। देखिए ग्रुप में क्या बोल रहे हैं? अभी ग्रुप में लिंक दिया गया था सर पुराना वाला में, तो अभी ज्वाइन किया इसलिए थोड़ा सा छूट गया। अच्छा, कोई बात नहीं है। ये पूरी रिकॉर्डिंग आईएसपीसीएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जो है कि आपको अवेलेबल रहेगा, आप उसे देख लेंगे। ठीक है, ये अवेलेबल हो जाता है। आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वही रहता है, वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की प्राइमरी हमेशा सबसे पहले लिंक मिल जाता है। तो आप टेलीग्राम कर पे लेंगे। तो था सर, जो मेंस कोई वाला बात था नहीं, उसमें देख लेंगे था आप। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए सर, स्टार्ट किया जाए। देखिए, हम लोग इंटरव्यू का जो, हाँ बताइए रुपेश। सर पिछला वाला सर थोड़ा 2 मिनट में थोड़ा बता दीजिए सर, फर्स्ट डे मेरा। कुछ नहीं, अभी बस ये कॉमन क्वेश्चनर था बच्चों लोगों का, एग्जाम कब होगा, अभी कैसे साथ साथ तैयारी किया जाए, इसी पे बात हो रही थी कि साथ साथ पीटी को, मेंस को और साथ साथ इंटरव्यू को कैसे पैरेलली लेकर के चलें। तो वही बताया गया कि 10 घंटे का अगर आप स्टडी करते हैं तो 10 घंटे में एटलीस्ट 2 घंटे इंटरव्यू पे देंगे, 4 घंटे एटलीस्ट मेंस पे देंगे, और 2 घंटे 2.5 घंटे ऑब्जेक्टिव टाइप पे। और मंथली मैगजीन पढ़ते रहना है, एक सब्जेक्टिव, कोई भी विजन आईएएस का है, दृष्टि आईएएस का, और साथ साथ न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर, एक हिंदी वाला बिहार का और एक इंग्लिश का, कोई भी जो नेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इसी पे बात हुई थी। अब लोग आते हैं इंटरव्यू पे। रुपेश जी कंटिन्यू करें? जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, इंटरव्यू का एक सबसे ये पहला कदम ये है कि आप जो आप पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ रहे हैं वही आएगा, ये पहले आप मान के चलिए। लेकिन इंटरव्यू में ये होता है कि जब आप स्टडी करते हैं, जब आप एक अच्छा, आपके पास कोई भी टॉपिक है, उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, उसका क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, चाहे वो राज्य से पूछ रहा है, आपके राज्य के बारे में, आपके जिला के बारे में, आपके हॉबी के बारे में, आपके ऑप्शनल के बारे में, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आप का क्या पॉजिटिव क्वालिटी है, क्या नेगेटिव क्वालिटी है, आप क्या एस्पायरेशन रखते हैं, ये सारा आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, अलग अलग कॉपी। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि जब आप इंटरव्यू से पहले कोई भी मॉक इंटरव्यू देने जाएं, तो आप पढ़ करके जाएं। उससे क्या होता है कि आपको वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कम से कम करना होता है, वहां पे सिर्फ आप सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं। अन्यथा क्या होता है कि माइंड को एक साथ 2 काम करना होता है। जैसे कि आपने मेंस में देखा, मेंस में क्या था कि एक साथ पेन और ब्रेन दोनों काम करना चाहिए था साइमल्टेनियसली। उसमें क्या हुआ, कई बच्चे, पेन तो चल रहा था लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ पाया, क्वालिटी एनरिचमेंट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे वही बात होगी,
अगर आपके पास कंटेंट रहेगा देन यू कैन इजिली फ्रेम योर सेंटेंस। अदरवाइज क्या होगा कि आपका माइंड प्रोसेसिंग करेगा आंसर फ्रेम करने में, फिर सेंटेंस फ्रेम करने में, देन इट वुड टेक अ लॉन्गर टाइम। तो वो नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई आप एक अच्छा नोट्स बनाएंगे, प्रत्येक अलग अलग कॉपी होना चाहिए। जैसे पहला आपका डेफ का, डेफ मतलब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। प्रश्न करने का मतलब कि जैसे कि आपकी पहला नंबर तक हॉबी क्या है, आप कौन सा हॉबी पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, उसका क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, किन्हीं को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट क्यों पसंद है, क्रिकेट का क्या फीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज है, उसके अलावा आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है तो क्यों है। ये सारा आपका ये हॉबी, किसी का कोई भी हॉबी हो सकता है, उस हॉबी पे कमेंट करेंगे पहला। दूसरा, हॉबी के बाद होता है कि आपका किस जिले से बिलोंग करते हैं और किस राज्य से। तो समान तौर पे जिनका राज्य का तो तैयार करना ही है बिहार का, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट का भी तैयार करके रखेंगे। कभी कभार होता है कि आपसे नाम पता तो नहीं पूछते हैं बीपीएससी के इंटरव्यू में, लेकिन आप एटलीस्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसका क्या फीचर्स है, और एक पटना का, ये दोनों जरूर तैयार करेंगे। पटना का क्या क्या है और एक अपने डिस्ट्रिक्ट का। तीसरा है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का पॉलिटी होगा, जैसे किन्हीं का इतिहास है तो इतिहास क्या है, इतिहास से आप क्या सीख लेते हैं, इतिहास हमने क्या गलतियां किया, कौन से सबसे अच्छे शासक थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, कौन कौन सा अप्लाइड, जैसे कि होता है कि कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक अप्लाइड, आप वास्तविक में क्या देख रहे हैं, फ्रिज है, आपका एसी है, कूलर है, मोटर्स है, आईसी इंजन है, कैसे वर्क प्रिंसिपल है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो बहुत सारा चीज है, उस पर आप काम करेंगे। हम लोग प्रश्न लेंगे, पहले हम लोग कॉपी समझ ले कि कौन कौन सा कॉपी बनाना है। तो पहले एक हॉबी हो गया, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट का हो गया, तीसरा आपका स्टेट का हो गया, चौथा आपका ऑप्शनल ऑप्शनल का हो गया, पांचवा आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उसका ही बनाना होगा। एक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये, उसमें दोनों चीज रहेगा, कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस, आप वो पद के बारे में कितना जानते हैं, स्पेशली ऐसे तो सारे पद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और लेकिन जिनका फर्स्ट टॉप 5 है, लास्ट 3 है, ये तो पता होना ही चाहिए। लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हैं तो क्यों ना सभी पद के बारे में जानकारी रखें, उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, कौन कौन सी योजनाएं इम्प्लीमेंट की जाती है। तो जितने भी पद हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारा कितने हमारे विभाग है बिहार में, 45 डिपार्टमेंट से कौन कौन सी योजनाएं चलती है, कौन कौन सा अलग अलग जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम्स है, 7 निश्चय 1 है, 7 निश्चय 2 है। एडमिनिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल में कौन कौन से आते हैं, पुलिस में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या रोल है, महत्वपूर्ण रोल क्या है, एसडीएम एसडीपीओ में क्या डिफरेंस है, एसडीएम अब मान ली डीवाईएसपी, एएसपी और एसडीपीओ, तीनों एक क्या डिफरेंस है, तीनों एक तरह से सिमिलर पोस्ट है लेकिन तीनों में डिफरेंस है। होम गार्ड है, बीएमपी है, अब ये प्रशासन का ये चीज है, होम गार्ड, बीएमपी और एक पुलिस, बिहार पुलिस, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तीनों का काम वही काम हो रही है, मतलब सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लेकिन तीनों में बेसिक डिफरेंस है। फायर ब्रिगेड भी होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी होता है, उनके पास यूनिफॉर्म है, लेकिन सबका अलग अलग वर्क है, फंक्शन है, फंक्शनरीज है, टोल्स है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। उसके बाद आपका एक बिहार तो सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार को तो पढ़ना ही है। बिहार का क्या बैकवर्डनेस है, कौन कौन सा मॉडल डेवलपमेंट प्लान हो सकता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो सकता है, सेकेंडरी में हो सकता है, टर्शरी में हो सकता है। लास्ट वन सबसे महत्वपूर्ण, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल। अब करंट अफेयर्स जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, उसमें हमेशा प्रयास ये करना है कि उसको कैसे पढ़ेंगे, अलग अलग सेक्शन वाइज, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स और कुछ मिसलेनियस में, और एक नेशनल में पॉलिटी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब आप अभी से जब न्यूज़पेपर पढ़ें, एक हिंदी और एक इंग्लिश, जैसे हिंदी में दैनिक जागरण का पेपर आता है, दैनिक भास्कर का पेपर आता है। दैनिक भास्कर में एक पेज ही है शासन प्रशासन,
समान तौर पर उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित डेवलपमेंट होता है उसका न्यूज होता है। तो उससे क्या होगा कि आप वाकिफ रहेंगे। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, अभी बिहार में कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है तो बताएंगे? सर एक खेलो तो इंडिया रिसेंटली बढ़िया से कटा खेलो इंडिया यूथ हाँ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके ठीक है, गॉट इट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब मैं पूछूं इसका क्या थीम है? सर गज सिंह। सॉरी, गज सिंह सर। इसका थीम, मैं थीम पूछ रहा हूँ, थीम। वो तो मस्कट है। ये तो मैस्कॉट हो गया, शुभंकर उसको बोलते हैं। देखिए यही इंटरव्यू यही है, आपसे पूछा गया क्या, आपने अगर ध्यान से सुना नहीं तो फिर यही होता है, 2 नंबर कट गया, 5 नंबर कट गया। सर इसका है खेले खेल के रंग बिहार के संग। ये एंथम सॉन्ग है। खेलेगा भारत खिलेगा भारत, ठीक है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम है। और खेल के रंग बिहार के संग, ये आपका एंथम सॉन्ग है। शुभंकर क्या बताइए आपने, क्या क्या बताया गज सिंह। शुभंकर? गज सिंह, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे न्यूज में चल रहा है इसके, अच्छा चलिए मान लीजिए ये तो हो गया, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है, होने वाला है, कब से होने वाला है? कल से सर। कल से, ओके। खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। स्टूडेंट मेहता। ठीक, चलिए देखिए, अब मैं इससे पूछूं कि इससे पहले कौन कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट बिहार ने कराया, तो एक बताएंगे? वो सर सेपक सेपक टाकरा था टाकरा, कुछ दिन पहले हुआ। वुमेन्स वेरी गुड, हॉकी का सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप भी हुआ था और विमेंस हॉकी भी हुआ था। कहने के इन द सेंस है कि जो वाकिफ हैं वेरी वेल, जो नहीं वाकिफ हैं वो ऐसे ही पढ़ेंगे बिहार में कौन कौन सा न्यूज हुआ, नेशनल में, अभी इंटरनेशनल में क्या है, आज 3rd में था, आज क्या था, आज कौन सा डे है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। अब उसमें कौन जारी करती है रैंक? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वेरी गुड। अब मैं पूछूं कि कुछ ऐसे पत्रकार का नाम बताइए हु लेड डाउन हिज लाइफ, टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। को जानते हैं? हिस्टोरिकल, Mohammed करेंट, Danish from Mohammed Danish in Afghanistan. वेरी गुड। एनी मोर? गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम सुना है कोई? घटना मालूम है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम सुना है कोई आप? बचपन बचाओ आंदोलन। गणेश सर कैलाश सत्यार्थी, सॉरी वो सर। कैलाश सत्यार्थी हैं। यस यस, कैलाश सत्यार्थी। ये वो गलती नहीं वैक्यूम। करनी है। हाँ हाँ। गणेश शंकर विद्यार्थी वो भी एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, ऑथर थे, उनकी मैगजीन आती थी। वो एक बार दंगा हुआ था तो दंगा में बचाने गए थे, उसमें उनकी हत्या कर दी गई। मतलब वो न्यूज कवरी करने गए थे और शांत करने गए थे। गौरी लंकेश, स्पेशली जो वीमेन कैंडिडेट है, उनको पता होना चाहिए, इंडिया की ही थी, उनको भी तथाकथित रूप से मार दिया गया। गौरी लंकेश एक बहुत अच्छी पत्रकार थी, कर्नाटक की थी शायद। तो कहने के अंदर सेंस ये है कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, उसके बारे में क्या फैक्ट्स है, क्या कंसेप्ट है, कौन कौन सा संबंधित पुरस्कार दिया जाता है, जैसे मैक्सेसे अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, जो कि इससे संबंधित है। और भी अवार्ड है, आप बताइए, कोई और बताइए, और कुछ है जो जर्नलिज्म में दिया जाता है? हाल ही में रामनाथ गोयनका दिया गया है, किन्हीं को आइडिया नहीं। बिल्कुल, रामनाथ गोयनका। तो कहने के अंदर सेंस सर, है कि ऐसे पढ़ना है पुलित्जर करंट प्राइज है अफेयर्स। सर। मैंने चर्चा किया पुलित्जर और मैक्सेसे के बारे में बताया, बाकी रामनाथ गोयनका भी है। तो कहने के अंदर सेंस कि जो आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स भी, तो इस वे में पढ़ेंगे, चाहे वो बिहार का न्यूज हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया आपका नोट्स, कौन कौन सा बनेगा? पहला आपका डेफ में हॉबी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया,
ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गया, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, करंट अफेयर्स नेशनल उसी में बनेगा, नेशनल इंटरनेशनल, उसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेशन उसमें दोनों रहेगा, पोस्ट प्रेफरेंस, साथ साथ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है बिहार का और इंडिया का, कितने डिपार्टमेंट से कौन कौन सा चीज है, इतना क्लियर है? बताइए। जी बोलिए ममता। एडमिनिस्ट्रेशन वाला जी सर, कैसे clear फॉलो है। करेंगे सर? सर Sorry? मुझे सर आपने जो बताया वो तो क्लियर है, लेकिन मेरा एक फर्दर क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हमने कोई गलत बोला, बोलते ही हमें रियलाइज हो कि हमने गलत बोला है, तो हम उसको कैसे ठीक कर पाए उस माहौल में, हम उस जगह सिनेरियो में हैं तो? you just say sorry sir, pardon sir, क्षमा करें सर, तो बस ये बोलना है, उसके बाद सही बोल देना है जो आंसर है आपका। मैं गलत सुन लिया सर, ओके सर। मैं गलत सुन ली सर, एकदम। देखिए, इंटरव्यू का सबसे पहला स्टेज होता है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस भी, अब देखिए इसका भी कंसेप्ट है। आखिर पोलाइटनेस, जैसे रुपेश जी ने बता रहे थे कि अभी पोलाइटनेस आपको एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हैं तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट अमंग 3 पीपल। वो 3 स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? एक आपका वरीय पदाधिकारी है, एक जनप्रतिनिधि है और एक जनता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक, आम पब्लिक, कॉमन पीपल और आपका एक बड़ी ऑफिसर। ये तीनों के बीच में आप कितना बेहतर एक सफल कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन कर पाते हैं, कोहेशन, दैट इज द ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आप में जितना अधिक पोलाइटनेस, जितना अधिक मैनर्स, जितना अधिक एटिकेट होगा, उतना आप बेहतर इंटरव्यू जाएगा, बेहतर मार्क्स मिलेगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है नॉलेज। तो पहला एटिकेट, तब नॉलेज, जितना बेहतर आप, और एक कब होगा, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, फ्रेम सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? जो मैंने बताया 8 कॉपी से संबंधित, 7 को 8 कॉपी, इनमें से किन्हीं कुछ पूछना है तो बताइए। एक बार रिपीट कर दें सारे कॉपी, ताकि ये बच्चे लिख लें, उसको नोट कर लें। हाँ, लिख, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, पहला डैफ पे बात करेंगे, तो डैफ में अब देखिए आपका पर्सनल चीजें क्या क्या हो सकता है, आपकी हॉबी होगी, और दूसरा उसी में होता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, व्हाई योर फर्स्ट चॉइस एज ए डीएसपी, व्हाई एसडीएम, ये सब आपका पर्सनल क्वेश्चनर है, तो इसमें होना चाहिए। और साथ साथ आपका हॉबी, व्हाई दिस हॉबी, क्यों वो चूज कर रहे हैं आप, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हॉबी इन एडमिनिस्ट्रेशन, what are the historical records of that hobby, सारा कुछ, what are the important personalities related to them। तो ये सारा क्या करना है कि उसको अपने कॉपी में लिखना होगा, शॉर्ट नोट्स, सिनॉप्सिस। वो आपको बहुत बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस देगा आपको। जब भी मॉक देने जाएंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, हाँ भाई 10 पेज डेफ का है, 10 पेज इसका है, सब पढ़ लेना है। तो ठीक है, पहला देखिए, पहला आपका हो गया मतलब पर्सनल क्वेश्चनर में डेफ में क्या रहेगा, हॉबी रहेगा, क्यों सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं ये, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट। तीसरा आपका हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। इसके अलावा आपका बिहार, नेशनल, करंट नेशनल दोनों में रहेगा, और एक बच गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों रहेगा, पोस्ट प्रेफरेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है इंडिया का और बिहार का। जो जॉब वाले हैं उसका भी एक अलग कॉपी बनेगा, उनको जॉब का पूरा डिटेल्स, कहाँ पे आपका जॉब है, कब से कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, आप क्यों जॉब छोड़ना चाहते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन था, आपने क्या कुछ ऐसा रोल किया है इससे पहले, सारा कुछ। कितना पेज लगेगा? 10-20 पेज काफी है, एक बार गो थ्रू रहेंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये 7-8 कॉपी अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे। करंट अफेयर्स हम लोग रेगुलर लेकर के आएंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसको आपको कमांड करना है, उसको भी सिनॉप्सिस के रूप में लिखना है। जैसे मैंने आज बताया कि मान ले आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, उस पर क्या है, कमांड कर लेना था कि ये है, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करती है, रैंक इंडिया नॉर्वे एक नंबर पे है, इंडिया का 151 कितना है, उसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड मिलते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सनालिटी से संबंधित है, ये सारा कर लेना है।
अब बिहार पे बताया कि बिहार में क्या भी चल रहा है। अभी एक और नेशनल इशू क्या है? जातिगत जनगणना, परिसीमन और जनगणना। तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? बिहार में जो हुआ जाति आधारित गणना, वो कब हुआ, क्यों हुआ, अभी क्या सिग्निफिकेंस है? इससे पहले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कब किया गया था? 1931 में लास्ट का सेंसस हुआ था। 2011 में कौन सा सेंसस हुआ था? सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस हुआ था, सामाजिक आर्थिक। तो ये ध्यान रखना होगा। ये सारा आप जो पढ़ें, कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, उसको नोट्स बनाएं। अब उसी में क्या है कि अलग-अलग बाँट सकते हैं। नेशनल को बाँट लेंगे, इंटरनेशनल बाँट लेंगे, और एक स्पोर्ट्स बाँट लेना, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, कुछ मिसलेनियस रख लेंगे। 6 सेक्शन हो गया, एक कॉपी को स्पाइरल कॉपी खरीद लेना है, 6 सेक्शन में बाँट लेना है। जो न्यूज़ आता जाएगा उसको ऐड ऑन करते जाएँगे। कुछ क्लास में कुछ नया लगा उसको भी ऐड कर लेंगे। अगर उस सेगमेंट में आता है तो ठीक है, अन्यथा मिसलेनियस में जाएगा। उसी तरीके से बिहार का भी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कुछ पूछना है बताइए। सर ऑप्शनल में डेप्थ पूछेंगे क्या? ऑप्शनल में जैसे कि आपका क्या ऑप्शनल है बताइए? सर हिस्ट्री ऑप्शनल है। हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास क्या है? इतिहास से आप क्या समझते हैं? इतिहास की सबसे विडंबना है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते हैं। इतिहास से ये सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। इतिहास में आपको कौन-सा अच्छा लगता है? एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड? अगर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? सबसे आप किसे महत्वपूर्ण शासक मानते हैं? एंशिएंट में, मिडिएवल में, मॉडर्न में, पोस्ट मॉडर्न एरा में, वर्ल्ड में? मानते हैं तो क्यों मानते हैं? ये सब तो प्रश्न पूछा जाएगा। कितने प्रकार के थ्योरी होते हैं? सबाल्टर्न होते हैं, मार्क्सिस्ट होते हैं, इम्पीरियलिस्ट होते हैं। ये सब तो थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी हम लोग क्लास लेंगे। अलग-अलग फैकल्टी, अलग-अलग एक्सपर्टीज़ आएँगे, अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट के भी आएँगे, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, साथ-साथ जो सिविल के, ह्यूमैनिटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के, है उसके भी आएँगे। इकोनॉमिक्स के, तो बहुत उसके सारे लिए लोग टेंशन नहीं आपको लेना है। मिलेंगे। हुँ। ठीक है, तो लेकिन अलग-अलग अपने से भी काम करना है। हाँ, रूपेश सर। अलग-अलग फैकल्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, अगली बिल्कुल। फैकल्टी से डॉक्टर नीलिमा मैम। स्वागत है आपका। थैंक यू और सो मच। ये जो खेलो इंडिया गेम की बात चल रही थी, तो मैम देवघर एयरपोर्ट पे जाके बकायदे खिलाड़ियों को रिसीव करके आई हैं और मैम का लीडिंग रोल है इसमें। तो एक इसका एक्सपीरियंस भी मैम आपके साथ शेयर करेंगी। और मैम को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बोलने का, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन है। डॉक्टर हैं, PhD की हुई हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको इंटरव्यू में ये गाइड करेंगी। तो मैम का एक बहुत बार जोरदार स्वागत बहुत करते हैं हम लोग। एनर्जेटिक हैं, बहुत एनर्जेटिक, इंटरेस्टिंग, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना उत्साहवर्धक। तो इसलिए आप ज़रूर प्रेरणा लेंगे नीलिमा मैडम से और सोनिया जिला मैडम में को। कोई भी कार्यक्रम बस होता है बस। तो नीलिमा मैम हम्म। सबसे आगे। तो हमारे इंटरव्यू में भी सबसे आगे बिल्कुल। नीलिमा मैम। तो स्वागत है नीलिमा मैम का। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। अभी कार्तिक सर ने और रुपेश सर ने बहुत अच्छा बोला यहाँ पर, और सारे लगभग हर डायमेंशन को इन्होंने छुआ है। और जैसे कि इन्होंने बोला कि करेंट्स हर चीज की एक कॉपी बना लेनी है हर टॉपिक की, तो उसी तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको करंट में जो है वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के लिए जो काल्पनिक क्वेश्चंस होते हैं, कि जैसे कि अभी पहलगाम टेरर अटैक हुआ, तो उसमें अगर आप इनके आप अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते। तो इस तरीके के पूछे जाते हैं। मुझसे भी पूछे गए थे, उस टाइम श्रीलंका वाला क्राइसिस चल रहा था, तो मुझसे पूछा गया था कि अगर श्रीलंका में अगर आपको प्रधानमंत्री, अगर वहां के आपको बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। तो इसके लिए आपको कंटेंट रिच रखना होगा, तभी जाके आप वहां पे 5 पॉइंट भी या 2 पॉइंट भी आप वहां पे बोल पाएंगे। और मैं विशेषकर फीमेल्स को बोलना चाहूंगी कि उनके पास बहुत अच्छा मतलब एक अस्त्र है कि वो फीमेल हैं। तो वहां पे क्या है कि हर चीज को आप फीमेल वाले नजरिए से आप उसको ये कर सकती हैं कि आप क्यों बनना चाहती हैं, आप क्यों SDM बनना चाहती हैं। तो वो फीमेल वाला जो एस्पेक्ट है उसको बोल सकती हैं कि मैम मैं इसलिए बनना चाहती हूँ, या सर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं फीमेल के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैंने अपने आसपास के क्षेत्र में देखा है कि फीमेल्स को उतना इंकरेजमेंट नहीं किया जाता है। तो आप सारा कुछ जो है वो मतलब हर चीज वो फीमेल्स का जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस
बैलेंस से लेके हर चीज का जितना भी धारा है वो सारा चीज आपको ज्ञात होना चाहिए। और जैसे कोई डीएसपी बनना चाहती हैं तो क्या करेंगे डीएसपी बन के, तो भाई मैम मैं महिलाओं में आजकल इतना ज्यादा महिलाओं के लिए इतना इनसिक्योरिटीज हैं तो उसके लिए काम करूंगी, मैं कम्युनिटी पुलिसिंग करूंगी। ये सारी चीजें जो है ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको एक मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी आपको 2-4 पेज में बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर मुझसे पूछना हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी सेक्शंस हैं, जो भी 8 कॉपी बताई गई है, उसमें 2-3 सेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग कवर करवाएंगे, जैसे कि बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, फिर सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में, हर पोस्ट के जानने के बारे में, पूरा का पूरा करंट अफेयर, इसको ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है कि एक एक करके क्लासेस करके टीचर्स आपके साथ बिल्कुल एक एक करके कवर करवाएंगे। और जो हॉबीज है उस पर हम लोग सपोर्टिव बात करेंगे, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह है उसमें भी बहुत सारी बातें बताएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कभी इंजीनियर्स भी आपके साथ आएंगे, कुछ सिविल इंजीनियर रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेंगे, कुछ तो हम लोग भी खुद भी कई सारे इसमें हैं इंजीनियर, कई सारे आपको जो है कि ऑफिसर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से जब एक इंटरव्यू में कई सारे ऑफिसर्स आकर के आपको पर्सनली गाइड करेंगे, चीजों को समझाएंगे, तभी जाकर के जो है कि आपका इंटरव्यू बेहतर हो सकता है। और उसमें बेनिफिट ये होगा कि जो मेंस में आपके मार्क्स होंगे, मान लीजिए कि आप कट ऑफ के आसपास भी पास कर रहे हैं और इंटरव्यू में आपने 90+ गेन कर लिया है, तो एटलीस्ट आप अपना नाम जो है कि पीडीएफ में देख लेंगे, तो अंतिम रूप से एक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका भी मेंस में थोड़ा सा भी बेहतर मार्क्स है और इंटरव्यू में अपने आप मार्क्स को बूस्ट कर लिया, फिर तो आप जो है कि टॉप रैंक में आ सकते हैं, तो आपका इसी बार जो है कि समाप्त हो जाएगा। तो इसमें एक बात ये है कि अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो नंबर आपको वगैरह ग्रुप में मिल जाता है, 9430840665, इस पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। करीबन 3200 के आसपास का वो फी रखा गया है, वो सारा पोस्टर आपको मिल जाएगा, तो आप देख लेंगे। बाद बाकी हम इसके अगले सेशन पे भी बात करेंगे। तो नीलिमा मैम और कार्तिकेयन सर के साथ में इस सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैम और कुछ बताया जाए, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैम से पूछा जाए। जी पूछिए, कोई सवाल है तो मैम से, सर से, हमसे, जिसे पूछना पूछिए आप लोग। मैम मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कोई वर्किंग वुमेन है हाँ प्लस मैरिड भी हो और वो मल्टीपल सिटीज में हो, तो वो फिर कैसे टैकल करे और वो कितना अपने डैफ में दिखाए बचने के लिए। यस मैम। हाँ, मैरिड है और मतलब मल्टीपल सिटीज में वो जगह जगह जाके मतलब उन्होंने जॉब किया हुआ है, तो वो आपसे बस यही पूछेंगे कि आप कैसे बैलेंस करोगे यहाँ पे। आप एक तो पहले आप जहाँ पहले रहते थे, कि आप पूरी फैमिली लेकर यहाँ पे आओगे, ये ना हल्का फुल्का पूछते हैं इसके बारे में, इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं देते हैं। तो इसको आप वहाँ पे हैंडल कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगी, अगर मैरिड हो तो मैं फैमिली के साथ ही रहूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ सर, यहाँ पे जैसे मैंने और अदर सिटीज में किया है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है कि पूरा बताने ही लग जाना है कि मैंने कैसे मुश्किल झेला है और ये वो सब नहीं बताना है, बिल्कुल भी नहीं। सहज रहना है, बिल्कुल ही नॉर्मल रहना है वहाँ पे। ओके नेक्स्ट। मैम जैसे अभी आप बोली कि मतलब हम लोग विमेंस मतलब विमेंस प्रॉब्लम्स हम लोग बता सकते हैं कि इनइक्वालिटी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, विमेंस मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल। बट अभी अगर जनरली देखा जाए इन मतलब करंट पर्सपेक्टिव से, तो ये हम लोग का मतलब अब विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है और विमेन का पार्टिसिपेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम ये इशू को अगर बोले तो ये मतलब थोड़ा ओल्ड कॉज या फिर ये नहीं बोल सकते कि ये तो होता था बट अब धीरे धीरे विमेन एम्पावर हो रही हैं, तो ये अब जनरली कम देखा जा रहा है। इवन अगर अब हम देखें तो विमेन मतलब वायलेंस कर रही है मेल्स पे, तो मतलब बहुत सारे आ रहे हैं ऐसे इशूज की जहाँ पे मेल्स पे वगैरह वायलेंस हो रहा है, तो उस पे मतलब कैसे इसको डील किया जा सकता है। हाँ, आपने सही बोला कि अभी वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है और ज्यादा आजकल मतलब मेल ही जो है वो ज्यादा सफर कर रहे हैं। अभी भी बहुत ज्यादा केसेस हमने देखा है, लेटेस्ट में रिसेंट में देखा है हमने। तो इसमें ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ फॉल्स केसेस हैं वो इस तरीके के चल रहे हैं सर, वो तो फीमेल और मेल दोनों पे लागू होते हैं। इसमें भी आपको पॉजिटिव ही दिखाना है कि हाँ सर
इसके बावजूद भी सर बहुत जगह ऐसे हैं जो कि अभी बहुत लोग जो है वो वंचित रह जा रहे हैं अपने काम अपने इससे वंचित रह जा रहे हैं कि उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है जितना उनको अभी अभी आप गांव में जाएंगे तो जो छोटी छोटी बच्चियां हमारे पास आती हैं ऑफिस में, यहाँ पे 13-14 साल की बच्चियां होती हैं, उनकी मैरिज हो जाती है और वो आते हैं वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हम लोगों के पास। तो फिर हम लोग उसका एज का वेरीफाई करवाते हैं और उसके बाद वो फिर उसको वहां से डिस्कार्ड करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग चिन्हित करना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन की बात होती है, उसमें भी हम लोग ये सब जोड़ सकते हैं कि सर अभी हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को आप जितना अच्छे तरीके से वहां पे डाइवर्सिफाइड कर सकते हो वो आप करें। मेरा ये कहना है। मैम मैं इसमें सॉरी मैम, मैं इसमें ऐड ऑन करना, जैसे ने बोला कि आजकल जो लड़कों के केस में वो टंकी वाला केस और फिर वो जो डिवोर्स वाला केस था, तो मानते उनके साथ है, लेकिन एनसीआरबी के डेटा अभी भी कहते हैं कि हर 15 मिनट में लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यूएन की रिपोर्ट 65% में है कि उनके पार्टनर्स ही उनको मार रहे हैं। और जो हमारा एजुकेशन का रेशियो हायर एजुकेशन में जो 13 और 8% है, तो ये सब डेटा तो सरकारी गवर्नमेंट डेटा बता रहे कि महिलाओं को कहाँ हम एम्पावर है। और 11% 26% का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे यहाँ वो 13% से 11% है। तो हमने प्रतिनिधि अपने भेजे ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये डेटाज हैं जहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि हमारी महिलाएं अभी एम्पावर नहीं हुई हैं। हाँ, अभी नहीं हुई हैं, अभी उस राह पे हैं सर। तो इसके लिए अगर मैं इसमें सिस्टम में आती हूँ तो मैं ये सारी चीजें मैं अच्छे से और कर सकती हूँ। ये सही बोला है आपने, बहुत अच्छा बोला है कि आप ये डाटा को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। और ऑफिसर की बेसिकली बेसिक क्वालिटी यही होती है मैम कि वो डाटा के साथ हमेशा बात करें ताकि वो चीजें ऑथेंटिक लगे, वेरीफाइड लगे। और जब गवर्नमेंट का डाटा आता है तो और भी चीजें ऑथेंटिकेट होती है। और ये बात सही है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, वो जो भी केसेस होते हैं वो पर्सनल बेसिस पे हैं। इससे ये तर्क बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है कि अभी जो है कि महिलाएं बहुत ज्यादा सशक्त हो गई, नहीं, वो अभी भी प्रताड़ित हैं और महिलाओं को अभी भी जो है कि सपोर्ट देने की आवश्यकता है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इनवाइट करूंगा। थैंक यू मैम। वेलकम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछिए, किन्हीं को इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कार्तिकेयन सर से पूछ सकते हैं, नीलिमा मैम से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आने वाले समय में और भी आपके बीच सर मौजूद रहेंगे, मैम मौजूद रहेंगे, तो जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग जो है कि 71st बीपीएससी के बच्चों से बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आई थिंक कि आप लोगों के लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं इंटरव्यू वाले, तो अब हम लोग 71st बीपीएससी के बच्चों से बात करें। कुछ पूछना है? सर मेरे एक क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछिए जल्दी पूछिए। हाँ रितु, पूछिए पहले आप। सर बुक रीडिंग हॉबी डेवलप करते टाइम क्या क्या हमें ध्यान रखना होगा, ये पूछना था सर मुझे। अगर बुक रीडिंग डालेंगे तो आपको तो बेस्ट बुक और बुक के बारे में, ऑथर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। आपको वही बुक क्यों पसंद आई? जैसे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मैम मैंने युval नोआ हरारी की जो 3-4 बुक है वो पढ़ी है अभी। पढ़ी है ना? तो जी हाँ, मैम। तो उसके बारे में पूछेंगे, वो उस ऑथर के बारे में पूछेंगे कि आपको यही बुक क्यों पसंद आई है, इस टाइप से। तो जो भी चीज बोलेंगे ना उसकी पूरी जानकारी आपको रखनी होगी, बुक्स के बारे में, बेस्ट बुक्स के बारे में। फिर और वो खुद भी पूछ देंगे बुक के बारे में, क्या आपने इस बुक का नाम सुना है, फलाना बुक का नाम सुना है? तो अच्छा नहीं सुना है, अच्छा ठीक है। तो ऐसा कोई हॉबी डालिए जो कि बहुत ही मतलब कम हो, जिसमें मतलब कंटेंट कम हो। बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा स्फेयर आप बड़ा कर लेंगे वहां पे तो आप, क्योंकि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ के वो चुप नहीं रहते हैं, वो 3-4 लोग होते हैं। तो एक जब पूछते हैं ना, तो जब आप थोड़ा सा भी घबराओगे तो 3 लोग और पूछने लगेंगे उसी टाइम। तो वो आपका देखना चाहते हैं कि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं हो गया, आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मेन मकसद उनका वो वही होता है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में तो 10 तरीके का प्रॉब्लम आता है, जैसे कभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाता है, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रॉब्लम आ जाता है, हर तरह की प्रॉब्लम आता है जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स एक ही बार में आ जाता है। तो उस टाइम आपका बुद्धि विवेक वो चेक करते हैं कि आप कितना सहज, कितना नॉर्मल, कितना नेचुरल रह सकते हो वहां पे। तो अगर बहुत, मुझे लगता है कि बुक रीडिंग वाले के लिए आपको बहुत सारे ऑथर्स के बारे में जानना होगा, बहुत सारे बुक्स के बारे में जानना होगा। ये मतलब है मेरा कहना। और जो फेवरेट बुक है उसके बारे में। हाँ, ये किनका प्रश्न था, बताइए। रितु पूछ रही थी। सर मेरा प्रश्न था। हाँ, तो जैसे आपने अभी पूछा, तो जैसे आपने युवा
अल नोहरारी का बुक आपने पढ़ा है, तो कौन कौन सा बुक पढ़ा है? जैसे अभी तक कितने एडिशन आ चुके हैं, कितने एडिशन आए पता है आपको? कितने बुक आ चुके हैं मतलब अभी सर तक? अभी मैंने 4 बुक पढ़ी है उनकी। तो बताइए, टाइटल बताइए लास्ट बुक का, सर उसका अभी हेडिंग क्या? रिसेंट में सर मैंने वो 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बुक पढ़ी थी सर। 21 लेसन या नेक्सस? जी सर। क्या पढ़ा? नेक्सस सबसे अभी नहीं सर, अभी लेटेस्ट जो नेक्स्ट। बुक आई। हाँ, जी सर, मैंने लेटेस्ट वो जो बुक खरीदी थी आई अभी है वो लेकिन पढ़ी नेक्सस आई नहीं। है। जी कहने का इन द सेंस ये, जैसा कि नीना मैंने बताया कि जो भी बुक पढ़ेंगे तो उस बुक के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो उससे और भी कंटेम्प्रोरी कि ऐसा वर्ल्ड इश्यूज वाले, सोशल इश्यूज वाले या एंथ्रोपोलॉजिकल इशू लिखने वाले और कौन-कौन से राइटर्स हैं, क्या किन्हीं के बारे में और जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा वो डायमेंशन एरिया बड़ा होगा। दैट्स व्हाई फिर उसपे आपको थोड़ा-सा वर्क करना पड़ेगा कि हाँ भाई, और कौन-कौन से बुक हो सकते हैं। तो ऐसा रखें चॉइस, अभी समय है कि जैसे बताई मैडम ने कि ऐसा चॉइस रखें, ऐसा हॉबी रखें, ताकि उसमें ये हो कि स्फीयर आपका कम रहे। इसमें फिर आपको पूरा क्या मैसेज देना चाह रहा है लेखक, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इसमें चैलेंज है, नेक्सस वाले में चैलेंज है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज थ्रेट है टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इस पे आपका क्या कहना है? आप किस तरह से, किस हद तक सहमत हैं? बहुत सारा प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है। तो करने का सेंस है कि देख लें, अगर आप कंफर्ट हैं तो थोड़ा-सा और अधिक गो थ्रू करना पड़ेगा बुक के बारे में, और अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। उसके कंटेम्पोरेरी जो ऑथर्स हैं उसको भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। सर मैं सर इसमें एक दो चीजें ऐड कर हॉबीज देता में हूँ और कि जो भी इस तरीके से बुक रीडिंग या फिर क्या कहते हैं संगीत सुनना या डांसिंग इस तरीके की हॉबी रखते हैं, तो उसको बहुत वाइडर रेंज में आप बिल्कुल लेके नहीं जाएं। जैसे कि आप उससे मान लीजिए कि बोलते हैं कि आप साहित्य लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप स्पेसिफिकली बोले कि सर मैं जो है कि फिक्शन पढ़ना पसंद करता हूँ, फिक्शन पढ़ना पसंद करती हूँ या नॉन फिक्शन पसंद करती हूँ, मैं इस राइटर का पसंद करती हूँ। आप उसको स्पेसिफाइड कर दें, अदरवाइज ये एरिया इतना वाइडर हो जाएगा, वो पता नहीं उन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ के बैठी है, और या फिर जो भी लोग पैनल में बैठे हैं उससे क्या होगा कि आपको परेशानी हो जाएगी कि वो किसी बुक के बारे में कुछ पूछे और आपने नहीं पता पाया। अगर आप स्टार्टिंग में ही उनको स्पेसिफाई कर देंगे कि मैं नॉन फिक्शनल पढ़ना पसंद करता हूँ या फिक्शनल पढ़ना पसंद करता हूँ, तो चीजें जो है कि छोटी हो जाएगी। उसी तरीके से संगीत में ही, तो कौन से आप पुराने गाने सुनने पसंद करते हैं, नए जमाने के गाने सुनने पसंद करते हैं, रैप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं या शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करते हैं, किस तरीके से हिंदुस्तानी घराने के संगीत सुनना पसंद करते हैं, आप किस तरीके का संगीत सुनना पसंद करते हैं, उस चीज को देखें। दूसरा बात मैं ये कहता हूँ कि इंटरव्यू हमेशा से क्या रहा है कि इंटरव्यू यही बात है कि आपके घर में 4 बड़े पढ़े लिखे बुजुर्ग आए हैं आपसे बात करने के लिए, दादाजी टाइप के लोग, आपसे बात करके वो कितना इंटेलेक्चुअल फील करते हैं, इंटरव्यू लास्टली इसी का नाम है। वो उनको बात करके आपसे मजा आया, मार्क्स मिलेंगे। तो उनको मजा कब आएगा बात करने में? जब आप मान लीजिए संगीत बोलते हैं, आप बोलिए कि 60s के जमाने के, 70s के जमाने के मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ, वो आप भी गाने गाएंगे, उनके साथ साथ वो भी कुछ गुनगुना देंगे। अगर आपने गाना गाया और साथ में उसने गुनगुना, सर लोगों ने गुनगुना दिया, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ने गुनगुना दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपके 20 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ये मैं बार बार एक इंसिडेंट का जिक्र करता हूँ कि एक लड़का शायरी बोल रहा था, और वो उसी तरीके की शायरी जो कि उन लोगों को भी पसंद आती है, वो जो बूढ़े लोग एज होते हैं, ज्यादा एज के लोग रहते हैं, तो उनको किस तरीके की बातें समझ में आती है। तो एक शायरी ये पढ़ता था इधर से, एक शायरी वो पढ़ता था। जैसे मैं एक संजय जी का एग्जांपल देता हूँ, जो अभी बांका में जो है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत है, वो आएंगे आपसे बात करने के लिए इंटरव्यू को लेकर के। उनके इंटरव्यू में क्या हुआ कि उन्होंने भगवत गीता का श्लोक पढ़ना स्टार्ट किया। अब वो यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो श्लोक है, शायद भगवत गीता का ही है, तो वो उन्होंने भी थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा इंटरव्यू नहीं पढ़ा। तो वो जो ताल बैठता है ना, जो वो तारतम्यता बैठती है इंटरव्यू में जाके, फिर जो मार्क्स आते हैं तो एक जो है कि 87 मार्क्स, 97 मार्क्स, 95 मार्क्स, 96 मार्क्स, इस तरीके के मार्क्स तभी आते हैं। तो ये आपको किस तरीके से बैठाना है, आपको क्या रखना है कि पसंद मेरी नहीं हो। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो कुछ ऐसा हॉबी हम लोग बनाने के लिए सिखाएंगे ताकि उनके जो है कि टेम्परामेंट से मैच करे। संगीत में भी लेके जाएंगे तो उनके टेम्परामेंट से मैच करे। कुछ बातें तो ऐसी बोलेंगे ही इंटरव्यू में ताकि उनको अच्छा लगे सुनने में। बस ये अगर आप करके आ जाते हैं तो समझ लीजिए इंटरव्यू में बेहतरीन मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। जी जितेंद्र, पूछिए क्या सवाल पूछना आपको।
ट्रैवलिंग हॉबी का क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चनर हम लोग बना के देंगे कि ट्रैवलिंग में किस तरीके से आएगा, पेंटिंग में किस तरीके से आएगा, स्केचिंग में किस तरीके से आएगा, म्यूजिक में किस तरीके से आएगा, डांस में किस तरीके से आएगा, कुकिंग में किस तरीके से आएगा, बुक रीडिंग में किस तरीके से आएगा, नॉवल राइटिंग में किस तरीके से आएगा, पोएम में किस तरीके से आएगा। तो वो एक एक करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनर को करेंगे। ये सेशन चलते रहेगा और अभी जो है कि सप्ताह में कम से कम 2 सेशन तो आपके जो है कि लगातार होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पूछिए जितेंद्र। हेलो, नमस्ते सर। जी जी नमस्ते सर, मैंने पब्लिक पीए से किया है सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया ग्रेजुएशन। और सर मेरा लेकिन ऑप्शनल रहा है हिस्ट्री, लेकिन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़े नहीं है सर। और अच्छा। इसमें से इससे क्या हो सकता है, तो कैसे इसको कवर किया जा सकता है? ये और सर जी मैं जैसे मैं जॉब करता हूँ, 2-3 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा ये बोलने का स्किल टोन है सर बदल गया है लगता है। अच्छा तो उसमें हम कैसे सुधार ला पाए सर? ओके। तो आपके बेसिकली 2 प्रश्न हैं कि एक कम्युनिकेशन स्किल को कैसे ठीक करें और दूसरा जो है कि मैं जो भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो भूल चुका हूँ और ऑप्शनल को भी बहुत सीरियसली मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि वो बीपीएससी में क्वालिफाइंग है, ये ना? चलिए। हाँ सर। तो कार्तिकेयन सर आंसर करेंगे क्या? देखिए, एक तो पहली बात जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, तो कम्युनिकेशन को लेकर के आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए अभी से ही। स्पेसिफिकली बिफोर मिरर के सामने थोड़ा-सा प्रैक्टिस करें। आपका परिचय क्या है, आपकी हॉबी, तो हॉबी क्यों पसंद है, क्यों इसको रखना चाहते हैं, कौन-कौन से महत्वपूर्ण क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस करिए उसको। करंट अफेयर्स कोई भी टॉपिक पे है, तो उस पे खुद से क्वेश्चनायर करिए, उसका आंसर दीजिए, फिर क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा है कि मॉक दीजिए। सर मेरा एक वो बताइए। प्रॉब्लम ये है कि हम जब बोलते हैं ना, तो एक वर्ड ही भूल जाते हैं, कोई स्पेसिफिक वर्ड ही मतलब बोलते-बोलते हम भूल जाते हैं। नहीं, क्या ये बोला जाएगा? आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके लिए क्या है, देखिए, वर्ड भूल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपके पास समवेयर यू आर लैकिंग द कंटेंट। जब आपको टॉपिक पता है, कंटेंट पता है, देन यू कैन फ्रेम द सेंटेंस। सो प्रयास क्या क्या करना है कि जो आप पहले जानते हैं, वेल अवेयर टॉपिक है, उस पे पहले आप क्वेश्चनायर करेंगे खुद से बिफोर मिरर, तो वो हैबिचुअल हो जाएगा। 1 महीना भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, हैबिचुअल हो जाएगा। बाकी मॉक इंटरव्यू तो देना ही है। दूसरा बात करते हैं ऑप्शनल का, जो आप कर रहे हैं कि हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है। कोई इशू नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमने हिस्ट्री का बताया है, क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे, कौन-कौन सा एंशिएंट, मिडल, नोबल कौन महत्वपूर्ण है, वो तो पढ़ेंगे ही। साथ-साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी फैकल्टी आ जाएंगे और जो ओवरव्यू हो सकता है, क्या सिग्निफिकेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हो सकते हैं, अरस्तू हो सकते हैं, प्लेटो हो सकते हैं, मैक्स वेबर का थ्योरी हो सकता है। जो थ्योरी है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। और एप्लाइड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी गवर्नेंस की बात होती है, स्मार्ट गवर्नेंस की बात होती है, iGOT पोर्टल है जो कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करती है, तो वो सबको भी थोड़ा सा इंटरलिंक करेंगे। जो प्रेजेंट गवर्नेंस है, हाँ, प्रेजेंट गवर्नेंस और साथ-साथ जो आपका कोर जो सब्जेक्ट्स है उस पे भी ओवरव्यू, उसको हम लोग देख लेंगे। बात चीज़ नहीं है। अभी आप अपने जो कम्युनिकेशन पे सुधार करिए। बाकी नीला मैडम से चाहूँगा मैं कि कुछ ऐड करें। मैम कुछ ऐड कर दें। हाँ, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला कि हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास है यहाँ पे, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरा खुद का भी ऐसा ही था। ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से था और ऑप्शनल अलग था, तो ये होता है। लेकिन दोनों के बारे में जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मतलब आपको ये हो गया कि अगर एक रहता है तो चलो ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, लेकिन अब दोनों के बारे में जानना होगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ना जो थिंकर हैं, उसमें से आपको पूछेंगे कि कौन सा थिंकर आपको ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। तो हर्बर्ट साइमन ही लोग ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसका डिसीजन मेकिंग जो उसका थ्योरी था वो अभी भी मतलब यूजेबल है। यानी तो आप मायो बोल सकते हो। बहुत लोग हैं जो जिसके बारे में 2-3 थिंकर के बारे में, और उस थिंकर को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं अभी के कंटेक्स्ट में, यहाँ मतलब प्रेजेंट वे में हम उसको कैसे लिंक अप कर सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी अगर मैं आगे जुड़ती हूँ इसमें, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चनायर वगैरह मैं तैयार करके खुद ही आप लोगों को दे दूंगी। बिल्कुल।
तो आई थिंक ये जो कम्युनिकेशन स्किल है इसमें मैं ये चीज ऐड कर देता हूँ कि आप एक मिरर ले लेंगे। मिरर किस लंबाई का होगा, तो आप जानते हैं कि व्यक्ति की लंबाई से अगर आधा लंबाई का मिरर हो तो पूरा शरीर आपका दिख जाएगा। और जिनको भी बोलने में दिक्कत है, बोल नहीं पाते हैं, शब्द नहीं निकल पाता है, बोलते हैं तो आ ये बहुत ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली 2-3 मिनट तक लगातार बोल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप अपना मिरर अपने रूम में लगाएं और उसके सामने कुछ भी न्यूज़पेपर ही पढ़ने का प्रयास करें, या न्यूज़पेपर में जो आपने पढ़ा उसको उसी मिरर के सामने बोलने का प्रयास करें। और जब ये इंटरव्यू क्लासेस पेड बैच स्टार्ट हो जाएंगे तो बाकायदे आपके कैमरा आज ऑन रहेंगे, सारे टीचर्स कैमरा ऑन करके आपके साथ जो है कि इंटरेक्शन करेंगे, आपको बोलने के लिए बताएंगे भी, सिखाएंगे भी, और साथ के साथ मॉक इंटरव्यू भी होगा। और जितना पहले आप एडमिशन लेते हैं उतना ज्यादा मॉक देने का मौका मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये हेजिटेशन है ये दूर हो जाएगा। ये बहुत बच्चों के साथ होता है, जानते तो सब चीज है, पढ़ तो सब चीज लिए हैं, लेकिन बोल ही नहीं पाते, उसमें ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि पीटी आपका जो है कि रंगने का चीज था, जो कि आपने ओएमआर पे रंग के आ गया है। मेंस आपको लिखने का चीज था, आपने लिख लिया है। अब इंटरव्यू की बारी है जो कि बोलने की चीज है। अगर आप बोल ही नहीं पाएंगे तो फिर आपको वो जज कैसे करेंगे, आपके बारे में वो जानेंगे कैसे? जी कार्तिकेयन जी कुछ ऐड कर दें। बिल्कुल, जैसा कि रुपेश जी ने बताया, पीटी मेंस इंटरव्यू अधिक से अधिक पीटी में पढ़ना होता है, मेंस में अधिक से अधिक लिखना, जितना अधिक आप लिखिए, और इंटरव्यू अधिक से अधिक बोलने का चीज है। और ये आपका कहते हैं ना कि आपके पास लाख नॉलेज है, अगर आप सामने वाले को डिलीवर नहीं कर पाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, वर्थलेस है। दैट्स वाई वो प्रैक्टिस करेंगे और पॉइंट वाइज जब भी रखना हो आंसर, आप पॉइंट वाइज रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसके अभी रक्षा यूक्रेन वार चल रहा है, तो क्या क्या रीजन है? सर वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर मैं महत्वपूर्ण कारण गिनाना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। बाकी आप जैसे आई टू आई कंटेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि वो और सुनना चाह रहे हैं और दे वांट टू स्टॉप यू, तो इसलिए आप रुक जाएंगे, फिर वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, फिर जवाब देंगे। तो जब भी आप करें, जब भी आप बोले, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर, आप क्यों सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं? तो सर एक अच्छी रिस्पेक्ट है, सोशल रिस्पेक्ट है, एक रिकॉग्निशन है, एक डायरेक्ट वे टू सर्व द सोसाइटी है। तो आप पॉइंट वाइज रखेंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे रखेंगे। जब भी लिखेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही नोट्स का वैसे बनाना होगा, और बोलना भी है बिफोर मिरर, इंटरव्यू में भी बोलना है तो ऐसा ही बोलना है। हेलो सर। दैट्स इट। बताइए। सर मेरे को ये पूछना था कि अभी आप बोल रहे थे कि अगर हमारा जो हॉबी है वो अगर इंटरव्यूअर को अगर उसमें इंटरेस्ट आया तो मतलब बात आगे बढ़ जाती है। तो सर मेरे को ये पूछना है कि अगर मेरा कुछ ऐसा हॉबी हो जिससे इंटरव्यूअर शायद बिल्कुल ही अनअवेयर हो, तो वो मेरे ऊपर बैकफायर तो नहीं कर जाएगा ना? क्या है आपकी हॉबी, बताइए। सर मेरा हॉबी कोरियन पॉप म्यूजिक सुनना है। तो अगर इंटरव्यू को इसके बारे में पता नहीं हो तो मतलब ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक तो नहीं हो जाएगा? तो उस देखिए, कोरियन पॉप म्यूजिक सुनना पसंद है? यस। बताइए कौन है फेमस आर्टिस्ट, कौन है आपका? सर कौन है पॉप? हाँ, सर फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? उसमें सोलो आर्टिस्ट भी होते हैं और ग्रुप्स भी होते हैं। तो ग्रुप में मेरा फेवरेट बीटीएस है। बीटीएस है? Yes. आखिर बीटीएस को क्यों, व्हाई डू यू फॉलो बीटीएस? सर क्योंकि वो उसका जो राइज है मतलब उसका स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। जैसे उनका डेब्यू 2013-2014 में हुआ, दे वर नॉट दैट मच पॉपुलर एट दैट टाइम। उसके बाद उनके जो सॉन्ग्स आए 2016-2017 में वो मास लेवल पे हिट हो गए, मतलब उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया। ओके। अच्छा ये बताइए, आपको इंडियन म्यूजिक पसंद है या नहीं? पसंद है सर, बट आई प्रेफर मोर कोरियन। तो क्या आप क्या डिफरेंस पाते हैं इंडियन म्यूजिक और कोरियन पॉप म्यूजिक में? सर मतलब जो लिरिक्स वाइज जो उनका लिरिकल है वो इंडिया से बहुत ज्यादा ही बेहतर है। लाइक कि मतलब वो हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ से। मतलब उनका लिरिक्स मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगता है। कहने का मतलब ये है कि इंडियन लिरिक्स में उतनी अच्छी डीप मीनिंग नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, नहीं तो उसको आप ऐसे रिलेट नहीं करना है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए काउंटर हो जाएगा। जब आप इंडियन म्यूजिक का बता रहे हैं तो आप उसका भी बताएंगे कि सर बोथ म्यूजिक हैज इट्स ऑन सिग्निफिकेंस, ऑन इम्पोर्टेंस
बट सर आई प्रीफर टू लिसन कोरियन म्यूजिक मोर। दोनों का अपना अपना, लेकिन आप ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ओके सर। हाँ, ये बता देना कि ये आप आई प्रीफर या चॉइस, और ऐसा कोई ये दिक्कत नहीं है, बस उसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कोरियन पॉप म्यूजिक क्या है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिखाया प्रश्न का, तो उसको आप लेमन टर्म में समझा सकते हैं। इट इज ओके। अब मान लीजिए जैसे अब जहाँ तक म्यूजिक की बात आई, कोरियन का उतना पता नहीं होगा, बीटीएस का नाम पता नहीं, सुना भी होगा नहीं सुना होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो स्विच कर जाएंगे इंडियन म्यूजिक पे, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे स्विच कर सकते हैं, 90 60 70 80 जो भी है। तो उस पे भी आपको थोड़ा सा अवेयर होना होगा, है ना, कि दो तरह के म्यूजिक होते हैं। तो कितना बताइए, दो म्यूजिक कौन कौन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? मैं इंडियन सर में कर्नाटका, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जो प्रश्न किया उनसे पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ सोनिका। सर मैं इंडियन म्यूजिक में उतना इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो मेरे को नॉलेज भी दैट्स नहीं व्हाई है। आई एम सेइंग, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि आपको जब आपने म्यूजिक का नाम लिया, देन यू शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ योर इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, बिहार कल्चर, बिहार म्यूजिक। यस सर। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कर्नाटक और हिंदुस्तान दो तरह का म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से टोन होते हैं, ये भी आपको अवेयर रखना है। बाकी हम लोग मॉक में करेंगे। नीलिमा मैम बिल्कुल। कुछ हेड ऑन कर दीजिए। तो चलिए मैं कुछ बोलता हूँ कि इसमें एक चीज ये हो सकती है कि जो कोरियन म्यूजिक बैंड है वो काफी फेमस हो गया है, लेकिन इंडियन म्यूजिक बैंड उस तरीके से कुछ फेमस जो है कि वर्ल्ड लेवल पे नहीं जा पाया है। तो क्या स्टेप्स ऐसे उठाए जाए कि इंडियन म्यूजिक बैंड भी इस तरीके से, जैसे पॉप म्यूजिक बहुत फेमस है तो उस तरीके से फेमस हो, क्या करना चाहेंगे आप इसमें बताइए। सर वो मतलब पर्टिकुलरली अगर कोरिया में देखें, साउथ कोरिया में, तो वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मतलब अगर उनका कोई इंटरनेशनल मीटिंग वगैरह भी होता है तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे ज़रूर बात होती है। बट इंडिया में अगर सॉफ्ट डिप्लोमेसी देखें तो ये योगा और मतलब इसी सब से लिमिटेड है। योगा, मेडिटेशन, मतलब म्यूजिक तक अभी तक पहुंचे नहीं है वो लोग। सर मैं इनकी बात से डिसएग्री कर रही हूँ, सॉरी, क्योंकि भारत का जो सॉफ्ट पावर है ना वो इतना बड़ा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि भारत के जो सॉफ्ट पावर में जो आते थे, जो रसिया में, अरब में, यूरोप में मार्केट बना रखा है, आज पाकिस्तान का ड्रामा इंडस्ट्री उन्होंने बेसलाइन या आधार नहीं बनाया जो कि इंडिया के सॉफ्ट पावर ने बनाया हुआ है। ये मुझे ऐसा लगता है कि तो इंडिया एज अ कल्चरल बहुत रिच है कोरिया के हिसाब से। लेकिन इसके क्वेश्चन से सर मुझे एक क्वेश्चन और आया, जैसे ये कोरिया लेके जा रही है तो क्या ये आईआर पे भी तो स्विच हो सकता है इनका क्वेश्चन? बिल्कुल, वो डिप्लोमेसी कोरिया और वगैरह पे जा इंडिया सकता है, हम लोग रिलेशनशिप। क्लासेस में इस पे बात करेंगे। तो मैं जो है और कि सर, स्वागत करना चाहूंगा सर अपने ये रिसेंट में है ना, मित्र सर रिसेंट में एक शशि जी का। वेब समिट हुआ है। एक सेकंड कुणाल। तो शशि जी नमस्कार, शशि सर का स्वागत है हमारे अगले फैकल्टी। ये अभी राजगीर के ड्यूटी में है और शायद ड्यूटी से ही लाइव है, तो सारे लोग ड्यूटी में लगातार बने रहते हैं। तो कैसे हैं शशि जी आप? बस अभी जस्ट लौटे हैं राजगीर से अपने आवास पे। अच्छा तो अच्छा। हम काफी टाइम से सुन रहे थे कार्तिकेयन सर को, आपको और नीलिमा मैम को, सभी को पहले बहुत बहुत आभार। बच्चे को गाइड कर रहे हैं आप लोग। जी जी धन्यवाद सर। ऐसा तो सारे कुछ बता ही चुके हैं ये कार्तिकेयन सर, नीलिमा मैम, अपना जो भी अनुभव वो हम सुन रहे थे बहुत बारीकी से चीजों को। कुछ हम भी ऐड करना चाहते हैं इसमें। जैसे इंटरव्यू जो होता है वो आपके ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किधर आप लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पैनल है, 5 पैनल जैसे आप बताएं रुपेश भाई, कि वहां पे जो होता है बुजुर्ग और जो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हम लोग के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, घर पे उसी उम्र के होते हैं वहां पे मोस्टली। ठीक है, तो आप उनको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, तो यही होता है। आप इंटरव्यू, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, मान लिया वो या तो आपका हॉबी हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप ऐसा इंटरव्यू के दौरान शुरू में तो स्टार्टिंग में आपसे बड़ा इजी सवाल होता है कि अच्छा आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है, फिर उसके बाद वो चाहते हैं, ठीक है, उसी दरमियान में आप कुछ ऐसा क्लू छोड़िए जो आप इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हैं। मेरा जहां तक मेरा अनुभव है, ठीक है,
इंटरव्यू को आप ड्राइव कर सकते हैं, आप जिस सेक्टर में मजबूत मतलब अपने आप को फील कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर ही बोलता है कि अच्छा कुछ अपने बारे में बताइए, ठीक है, आपका हॉबी क्या है। तो हॉबी को इतना भी मतलब इस तरीके से नहीं रखना है। जैसे अभी बता रही थी कोरियन और ये है, तो वो मैंने अभी सुना तो काफी मतलब ये लग रहा था कि ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी ये सब वर्ड वहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर वो दूसरा तरफ चला जाएगा आपका मुद्दा। आप जहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, वहीं पे आपको बात करनी है। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आप जैसे चाहेंगे उस तरीके से ड्राइव होगा। मान लीजिए कोई अभी बोल रहे थे कि हम किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आप उस सेक्टर में अगर मजबूत फील कर रहे हैं, मान लो अभी हम पंचायती राज ऑफिसर हैं, ठीक है, मान लो मेरा इंटरव्यू हुआ, ठीक है, तो हम अगर पंचायती राज ये डिपार्टमेंट के बारे में खूब जानते हैं, तो हम एसर्ट करेंगे, मजबूर करेंगे, वहां पे कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ेंगे ताकि वो सवाल हमको उसी से करे इंटरव्यूअर। यही मेरा बोलने का है। बिल्कुल आप बेसिक चीज तैयार कर लीजिए, सर जो बता रहे हैं, मैडम जो बता रही हैं, वो बेसिक चीज तैयार कर लीजिए। लेकिन इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा कि आप चाहिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है वहां पे, और बहुत कोऑपरेटिव पैनल होता है। जैसे आप मॉक दीजिएगा, हम तो नहीं सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा जगह मॉक दीजिएगा, क्योंकि हम भी मॉक बहुत कम दिए हैं, और रुपेश जी लोग भी हेल्प किए थे, कार्तिकेयन सर लोग हेल्प किए थे, क्योंकि हमारे कॉलेज के सीनियर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ज्यादा मॉक भी अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। और मिरर वाला जो सर बता रहे थे वो काफी काम करेगा आपको। हाँ, एक चीज और बताना चाहते हैं कि अभी से हिंदी और इंग्लिश, हिंदी खास करके न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर बहुत इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक। बिल्कुल। ये तो ड्राइव किया ही जाता है, जैसा कि किसी ने बताया कि आप बिल्कुल अपनी चीजों को ड्राइव कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू को बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। और ड्राइव किया कैसे जाता है, जिन लोगों ने ड्राइव किया है अपने इंटरव्यू को, मैं उन लोगों को भी इस पैनल में ऐड कर करके अलग अलग दिन आपको बहुत सारे ऑफिसर, अलग अलग ऑफिसर दिखते रहेंगे। इस तरीके से आपको नए नए बहुत सारे लोग दिखेंगे, उन्होंने किस तरीके से वहां इंटरव्यू को ड्राइव किया, कौन से टेल पार्ट में क्वेश्चन छोड़ देंगे। जैसे कि वो सेना में काम करते थे, बीच में दो सेना की बातें बोलते कि सर मैं जब मैं सेना में था तो इस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा था। अब मामला वहां से उल्टा और सेना पे चला गया, सेना पर से वो लेते लेते भगवत गीता के सार को लाया, तो वो भगवत गीता पे चला गया। भगवत गीता पे चला गया तो 7-8 मिनट तो भगवत गीता पे बात होते रहा। जहां सुर में सुर मिले, मिले सुर हमारा और तुम्हारा, फिर तो बातें क्या है, फिर तो इंटरव्यू कहां से कहां चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। आप कितना भी कुछ बना करके जाएं और वहां पे क्या हुआ 7, 8, 10, 15 मिनट के बीच में, वही आपका अंतिम डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और आप खुद इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप इस बहुत स्मार्ट हैं, चीजों को डील करने के लिए जानते हैं, तो जैसे इन्होंने बात करते करते बीच में घुसा दिया अपना पंचायती राज, वो पंचायती राज पे अगर चले जाए, अगर कोई हो सकते हैं प्रोफेसर हो या फिर जो ऑफिसर्स हो पंचायती राज डिपार्टमेंट से हो, और डिपार्टमेंट के बारे में बात होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर तो कहाँ क्या रह जाता है इंटरव्यू में। फिर इस तरीके से ड्राइव किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इनवाइट करते हैं और फिर सेशन को एंड भी करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है। तो पूछे कौन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ सर, एक हेलो सर। जी एसके पूछिए, आप बहुत लंबे समय से हैंड रेज किए हुए, पूछिए। जी एक्चुअली सर मेरा ग्रेजुएशन 2017 में ही हो गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसके बाद ऑप्शनल मैंने ज्योग्राफी से दिया है, और अभी सर पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ, मतलब लास्ट ईयर एग्जाम है अभी, तो ये सोशियोलॉजी से है। अब मैं बहुत मतलब ऐसा कंडीशन में हूँ कि तीनों पे कमांड करना, अगला 6 महीना में कितना क्या पढ़ना पड़ेगा, मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा, या मतलब कुछ खास कुछ ऐसा क्वेश्चन लिस्ट बना के करना पड़ेगा सर ये तीनों सब्जेक्ट्स को? ओके, मेरा भी सर ऑप्शनल से रिलेटेड है सर, एक बार सुन लीजिए सर। इसका ले लीजिए क्वेश्चन, दोनों का एक साथ ले लीजिए कार्तिकेयन जी। हाँ बोलिए हर्षवर्धन, बोलिए आप अपना क्वेश्चन बोलिए। हाँ बोलिए हर्षवर्धन। सर एक्चुअली मेरा कोई स्पेसिफिक हॉबी टाइप का रहा नहीं है, बट अगर अभी मैं आर्टिफिशियली कल्टीवेट करना चाहूँ तो उसमें कौन सा अच्छा रहेगा? और अगर मैं क्रिकेट को ले करके रखता हूँ कि क्रिकेट खेलना देखना पसंद है, तो उसमें क्या क्या डायमेंशंस उठा सकते हैं वो लोग? ओके कार्तिकेयन जी। क्रिकेट के लिए मेरा भी सर ऑप्शनल वाला है सर, एक ले लीजिए क्वेश्चन सर। ऑप्शनल वाला क्वेश्चन ले लीजिए एक साथ। बोलिए ऑप्शनल वाला क्वेश्चन क्या है?
ऑप्शनल क्वेश्चन क्या सर था बताइए। मेरा ग्रेजुएशन सर स्टैटिक्स से है सर, और ऑप्शनल सर ज्योग्राफी रखे हैं। तो सर हमको सर जानना ये था, जो वहाँ जो पैनल बैठते हैं वो स्टैटिक्स के सर प्रोफेसर बैठेंगे या नॉर्मल? क्योंकि सर स्टैटिक्स के ही देखिए स्टैटिक्स बैठेंगे तो आपका दिक्कत ग्रेजुएशन है। सब्जेक्ट है, जी सर। कोई टेंशन नहीं है। देखिए स्टैटिक्स का आपसे जो पूछा जाएगा वो अप्लाइड स्टैटिक्स पूछा जा सकता है। डेटा का क्या महत्व है, कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान है स्टैटिक्स से, कोई जानते हैं? जी सर। बताइए। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट हो गया सर, जो कोलकाता वाली है सर, वो कोलकाता में। एशिया की सबसे बेस्ट है। और डेटा का कहाँ, स्टैटिक्स का कहाँ यूज होता है? आज के डेट में तो सर सब जगह यूज है सर, इलेक्शन से लेके सर प्री इलेक्शन। प्रशासन में आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं? तो यही सब जो बेसिक आपका प्रश्न आता है जो अप्लाइड स्टैटिक्स है उससे पूछा जाएगा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, आपका बजट है, उसमें भी यूज किया जाता है। कोई पॉलिसी मेकिंग करना है उसमें यूज किया जा सकता है। एक हम एग्जैक्ट डेटा फिगर निकाल सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी पिछड़ा है, कौन सा कैटेगरी अगला है। तो ये बाकी जो कोर है, कुछ जो बेसिक थ्योरम होगा वो ज़्यादा तो मुझे उसमें आइडिया नहीं है, तो थ्योरम वगैरह होगा। बाकी एक फैकल्टी आते हैं पढ़ाने स्टैटिक्स, तो वो अपना ब्रीफ कर देंगे कि क्या क्या कौन कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है, जो उसको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है और बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपका जहाँ बात है ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में तो वही इंडिया का और वर्ल्ड का वो पढ़ना ही है, चाहे मानसून है, ITCZ है, एल नीनो ला नीना है, अभी रिसेंट में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये सब देखना है। कुछ जो थिंकर्स होंगे, फिलोसफर्स होंगे, उसके बारे में भी बता दिया जाएगा, वो पढ़ लेना है। लेकिन वो क्या होगा ना कि आप धीरे-धीरे ऐड ऑन करेंगे अपने, जैसे कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का प्रशासन में क्या यूज है, ज्योग्राफी को मूल तक कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और कौन-कौन सा अभी जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन वाला पार्ट है, उसको भी थोड़ा-सा देख लेना होगा। तो यही सब करना होगा, बहुत ज़्यादा उसके लिए पैनिक नहीं होना है। एक यहाँ का और प्रश्न था कि पीजी कर रहे हैं, पीजी कैसे कर रहे हैं आप? बताइए। सोशियोलॉजी क्या है सर? सोशियोलॉजी है तो ठीक है, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें भी। सोशल जो थिंकर्स हैं और सोसाइटी में कौन-कौन से जो कैटेगरी हैं, डिसेबल्ड हैं, वीमेन हैं, डाइवर्सिटी हैं, ऑर्फेन्स हैं, फिर SC/ST हैं, तो उन सब के भी बारे में पढ़ना है और सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में देख लेना है। नहीं, मेरा सवाल ये है बहुत डीप में नहीं जाना है। मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ सर मैंने 2007 में इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है, अभी तक मैं एकदम उसमें भूल चुकी हूँ, उसमें जो भी साहित्य और लिटरेचर था कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, आपने जो जैसे कि बुक तो होगा ना अवेलेबल, बुक तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो बस एटलीस्ट ये तो देख सकते हैं ना इंडेक्स में कौन-कौन सा, कुछ तो याद रख सकते हैं ना, जो महत्वपूर्ण जो कहानियां थी या कुछ जो प्रोज थे उसको देख लेना है। कौन सा आपका फेमस या फेवरेट पोएट्स हैं, फेवरेट ऑथर्स हैं, 2-3 ध्यान रखेंगे, बाकी रिसेंट का बात करेंगे। रिसेंट में भी जैसे कि अभी 2007 के बाद 2025 में कोई इशू, देखिए आप इसके लिए वो भी समझ रहे हैं कि आपने 7 में ग्रेजुएशन किया है, स्टिल आप उतना बता रहे हैं, बाकी आपके पास एक रामबाण है। सॉरी सर, पार्डन सर, मैं उतना दिन भूल गई हूँ, बट मैं इसे देख लूंगी सर, मैं इसे पढ़ लूंगी सर। हाँ, लेकिन एटलीस्ट कुछ 3-4 ऑथर्स, 3-4 पोएट्स का नाम, उसके कुछ जो रचना है उसके, बाकी करंट में जैसे कि KR नारायण है, बाकी आपके रुडयार्ड किपलिंग है, उधर एक जो कौन है जो इंग्लिश ऑथर्स, BS नायपॉल भी हैं, जो मतलब इंग्लिश में अच्छा लिखते हैं, उसको भी थोड़ा-सा पढ़ लेना पड़ेगा। हम लोग ब्रीफ करेंगे, मॉक में भी करेंगे, कुछ क्लास में बताएँगे, वो हो जाएगा। उसके लिए हाँ, जो है उसको अभी से ही, लेकिन आज जैसे मैंने बताया कि आप टेक्स्ट बुक थोड़ा-सा देख लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, कुछ काम कर लीजिए, कौन-कौन सा आपने पढ़ा था, कुछ कहानी याद है, उसको 3-4 को जॉट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। बताइए नेक्स्ट। सर जैसे अभी बताया सर कि रीडिंग बुक्स अगर हॉबी में डालेंगे तो फील्ड डाइवर्स हो जाएगा, तो अगर हम हम इसको एक डायरेक्शन में डालना चाहते हैं कि डाइवर्स नहीं करेंगे, नहीं फील्ड डाइवर्स नहीं होगा, फील्ड आपका कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर है, बकायदा आप उसको अच्छे तरीके से सबस्टेट कर पाते हैं,
जस्टिफाई कर पाते हैं, देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा आपको याद रखना है कौन कौन सा बुक पढ़ा है, फिक्शन पढ़ा है, नॉन फिक्शन पढ़ा है, उस ऑथर्स का क्या नाम है, मैसेज क्या देना चाहते हैं, और उससे संबंधित कंटेम्प्ररी और कौन कौन से बुक्स हैं, उस पर कमांड करना होगा। बस आइडिया तो बड़ा होता है, लेकिन बट आपको इंटरेस्ट है तो बताइए, नहीं तो उसमें एक जैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरा जैसे ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स से था, एंड ऑप्शनल भी मैंने इकोनॉमिक्स से लिया है, तो मेरा सब इकोनॉमिक्स ही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, जैसे मेरा हॉबी उतना पर्सनल वैसा कुछ है नहीं, बट मुझे इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, तो मैं अभी जैसे हॉबी डेवलप कर रही हूँ, मतलब इकोनॉमिक नॉवेल जो होता है इकोनॉमिक बेस्ड, तो वो मैं नॉवेल्स और बुक्स पढ़ना शुरू कर दी हूँ। तो अगर मुझे ये डालना है कि इकोनॉमिक्स बुक्स एंड नॉवेल्स पढ़ना मेरा हॉबी है, तो ये मुझे फॉर्म में ही मेंशन करना होगा या फिर वहाँ पे इंटरव्यू में जाके मुझे डिराइव मतलब? नहीं, वो पूछते हैं कि आपकी क्या हॉबी है, या ये पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ विदाउट नेम, विदाउट योर नेम एंड डिस्ट्रिक्ट, तब आप बताएंगे कि मैं आई डिड 10th 12th एंड माय हॉबी, और एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग और नॉट वर्किंग, प्रिपेयरिंग, जो भी है। तो जब आप शॉर्ट इंट्रो देते हैं ना, उसी समय आपको ब्रीफ कर देना है कि माय हॉबी इज दिस, या अगर पूछ दिए तो ठीक है, लेकिन जब इंट्रोडक्शन होता है तो उसी समय आप एक शॉर्ट इंट्रो, मैं वो भी बताऊंगा कि 5 लाइन का इंट्रोडक्शन क्या देना है, 10 लाइन का इंट्रोडक्शन में क्या देना है। 5 लाइन का है तो उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, इतना ही बताना होता है। थैंक यू सर। सर मेरा बता दीजिए, तो क्योंकि आई थिंक आर्टिफिशियली जी हर्षवर्धन बोलिए। सर मुझे आर्टिफिशियली कल्टीवेट करना है हॉबी को, तो अभी मैं क्या रखूं? इसीलिए मैंने बोला कि चूंकि क्रिकेट मैं देखता रहता हूं, तो उस पे एक थोड़ा सा इजी मेरे को पड़ सकता है, तो उसमें क्या कार्तिकेयन क्या? सर, हाँ शशि शशि बोलिए। जी बताइए। हाँ, क्रिकेट मेरा हॉबी रहा है और मैं हाँ, इंटरव्यू आप भी दिया। हाँ कुछ बताइए। हाँ, तो कुछ बताना चाह रहे थे हम क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के लिए आपको बताना होगा कि जैसे आजकल पहला सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि क्या आईपीएल का जो अभी चल रहा है रिसेंट ट्रेंड, वो उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है क्या? मतलब ये जो खेल हो रहा है, ये मतलब नेशनल क्रिकेट जो टीम है उसको कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है, या ये व्यवसायिक रूप एक ले लिया है, ठीक है, इस तरीके का सवाल पूछ सकता है। या आपसे पूछेगा कि हु इज योर फेवरेट प्लेयर, ठीक है, मान लिया आपका कोई फेवरेट प्लेयर हो, तो उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना होगा। या रिसेंट में अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा प्लेयर पर्पल कैप लिया, ऑरेंज कैप लिया, ठीक है, इस तरीके का आप इन स्विंग आउट स्विंग में अंतर बताना होगा कि इन स्विंग क्या होता है, आउट स्विंग क्या होता है, ठीक है। आप एक खिलाड़ी को कितने तरीके से आउट कर सकते हैं क्रिकेट में, ठीक है, डीआरएस क्या होता है, ठीक है, अभी रिसेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, बीसीसीआई और आईसीसी के द्वारा, ठीक है, इस तरीके का मतलब सवाल आपसे किया जा सकता है। तो क्रिकेट अगर बना रहे हैं तो देखिए, हम कह रहे हैं कि हॉबी आप वही चीज को ऑप्ट कीजिए जो जिसमें आपको अच्छा लगता है, मन लगता है, ठीक है। हॉबी मतलब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, जैसे कोई बोल रहे हैं ना कि हम ये कर लेते हैं सर, हम वो कर लेते हैं, नहीं, आपको हॉबी जो चीज में आपको मन लगता है, ठीक है, उसका आप जवाब वहां पे आप परफेक्ट दे सकते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए कि आपको याद नहीं है, और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ दिया, याद नहीं है, तो सॉरी सर बोल के निकल जाना है। लेकिन अगर उस पे आपको मतलब डिबेट हो गया एक तरीके से, ठीक है, तो आप जवाब देने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो क्रिकेट के लिए उतना ज्यादा इश्यूज नहीं है। क्रिकेट के लिए जिनका भी क्रिकेट हॉबी रहेगा वो उनको हम गाइड कर देंगे, अलग से गाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे कुकिंग कुकिंग भी एक अच्छी हॉबी है, किचन गार्डनिंग से उसको जोड़ सकते हैं आप। मैम लड़कों के लिए तो वो नहीं रहेगा लड़कों के लिए तो ना? नहीं, लड़के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आजकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करिए यहाँ पे। कर सकते हैं। लड़का लड़के करते ही हैं, कुकिंग करते हैं, स्टूडेंट टाइम बट में सभी लोग करते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं घर पे। अभी तो मैरिड वन भी करते हैं, मतलब रोटी बना देती है वाइफ, सब्जी बना देते हैं हस्बैंड, होता है, ऐसा नहीं होता।
शशि सर, अभी जो आप बता रहे थे वो बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं अब टैकल तो कर सकता हूँ, बट ये एक सही चॉइस रह सकता है ना क्रिकेट को अगर बिल्कुल भाई, हॉकी डालूं तो। हम आप ही के बीच में सिलेक्टेड हैं, हमसे भी पूछा गया था। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछ सकता है कि आप, बहुत सारा चीज है अभी रिसेंट ईरा में चल रहा है कि अभी वैभव सूर्यवंशी है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इनका जो खेलने का स्टाइल है, क्या ये दूर तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या है इनका स्ट्राइक रेट, किस स्ट्राइक रेट से खेले हैं, क्या किनका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। ठीक है, इस तरीके का सवाल कुछ भी हो सकता है क्रिकेट से। क्रिकेट का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि हम बचपन से इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो हम चीज़ों को अपडेट रखते हैं। हालांकि अभी आईपीएल हम भी देखना छोड़ दिए, लेकिन पूछा जा सकता है, और उससे रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और कॉम्प्लेक्स बना है, जिसके जो अभी जो हो रहा है ये यूथ गेम, अभी हम वहीं से ड्यूटी करके आ रहे हैं रात में। ठीक है, तो इससे भी जोड़ा जा सकता है कि एक इमर्जिंग हब हो रहा है स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, तो क्या क्या चैलेंजेस है इनका, क्या क्या आप संभावनाएं दिखती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपसे किया जा सकता है। क्या यहाँ आईपीएल होना सही होगा आने वाले समय में, हाँ ना, आपका तर्क वितर्क सब पूछा जा सकता है इसमें, तो आप तैयार रहिएगा इसके लिए। बिल्कुल, एक चीज मैं ऐड करता हूँ इसमें कि इस बार एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया, तर्क अपना दिया था कि अगर आईपीएल के ऊपर 40% का टैक्स लगा दिया जाए तो इंडिया के 8 नए आईआईटीज को फंड किया जा सकता है, और उसके बाद भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, जिससे कि साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट किया जा सकता है उसी टैक्स के पैसे से। आप जानते हैं कि जो बीसीसीआई संस्थान है वो टैक्स फ्री है। तो क्या आप इस बात से आर्ग्यू करते हैं? यस या नो में अपने तर्क दें। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न जो रिसेंट ट्रेंड पे बेसिस पे हैं, क्रिकेट के कई सारे नियम्स, रूल्स, किस तरीके से वाइड बॉल होता है, 6 बॉल होता है, जो क्रिकेट का इतिहास रहा है, 1983 में इंडिया ने जीता था, उसके बाद किस तरीके से इंडिया में क्रिकेट बढ़ा, तो क्या क्रिकेट ने दूसरे खेल को दबा दिया? जो हमारे और भी स्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इमर्ज नहीं कर पाए, लेकिन क्रिकेट जो है कि काफी पॉपुलर हुआ। दूसरे खेल को पॉपुलर करने के लिए क्या क्रिकेट को डिमिनिश करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा कम हाईलाइट करने की जरूरत है, या फिर साथ साथ चलाया जा सकता है? तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हर खेलों पे जो है कि पूछने की बात आएगी। अभी फीफा आएगा, फुटबॉल आएगा, वॉलीबॉल आएगा, हॉकी आएगा, बैडमिंटन आएगा, और तो टेबल टेनिस आएगा, इंडोर गेम होगा, आउटडोर गेम होगा। तो हमारा तर्क यही रहेगा कि कुछ जो हॉबी रखें वो एक्टिव हॉबी रखें, पैसिव हॉबी कम रखने का कम प्रयास करें। जैसे एक्टिव हॉबी क्या है कि गाना 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 सुनना क्या है, वो पैसिव हॉबी है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजें पे, अभी आपके लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, आपके आपके आपने के कुछ पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें पीयूसी में क्यों आना चाहते हैं, आप क्यों सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या होता है, अभी आपका गैप ईयर का क्वेश्चन, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसका कि हम लोग लगातार इस तरीके के सेशंस में जो है कि बात करते रहेंगे। और साथ के साथ एडमिशन भी ओपन है, जिसको एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले लेंगे। उसके लिए जो है कि 8-10 पीडीएफ तो भी एडमिशन लेने के साथ में मिल जाएगा, और वीक में अभी 2 क्लासेस, उसके बाद क्लासों की संख्या जो है कि बढ़ती चली जाएंगी, और आपका जो है कि साथ के साथ इंटरव्यू का तैयारी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक आध सवाल लेंगे, चूंकि बच्चे 71st बीपीएससी के भी हैं, उनसे भी कुछ बातें करनी है। तो आई थिंक कि अब इस सेशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और 71st बीपीएससी के बच्चों से कुछ बात करते हैं। तो चलिए, 71st बीपीएससी के बच्चे, आप लोग भी तो 71st देंगे ही, तो कुछ बातें आपसे कर लेते हैं आज, और फिर अगले दिन बात करेंगे। तो कार्तिकेन जी, शॉर्ट में बताया जाए कि किस तरीके से ये लोग तैयारी करें, क्योंकि इनकी वैकेंसी आने वाली है बहुत ही जल्द। तो इसका क्या हो स्ट्रेटजी 71st बीपीएससी, और 71st बीपीएससी के साथ साथ जो 77वीं बीपीएससी का इंटरव्यू देंगे बच्चे, उसको बैलेंस कैसे करें, इस पे थोड़ा सा फोकस किया जाए। देखिए, 71 बीपीएससी के लिए अभी से आपको, एक तो मैंने बताया कि करंट अफेयर्स सेक्शन जो है उसको प्रयास करना है कि जो पैटर्न आपको देखे होंगे 69 का 70 का, दोनों में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। तो आपको दोनों अप्रोच लेना पड़ेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए एक जो एनुअल मैगजीन आती है 6 महीने की,